नीतीश कुमार डरा सके या फिर उस खेमे में जा सके, यही मेन फंडा है। और अमित शाह ये बात समझ भी गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में भाजपा के जाल से यानी अमित शाह के जाल से बाहर नहीं निकल पाए। एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर के कानाफूसी शुरू हो चुकी है। ये और ये मिल करके, ये का मतलब नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिल करके कई बार कई फैसले कर लिए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, हम कल ही कर रहे थे एमएलसी वाली बात कि इन लोगों से पूछा क्यों नहीं आप, ये है कि नहीं आपके गठबंधन में, ये भी तो सवाल है। छोटे दल इनको कि हमारी जीती हुई सीटें आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं मानेगी। वो एक आध सीट पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन सभी सीटों पर तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 68 सीट पर लीड करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उससे 80 से ज्यादा सीटें चाहिए, और ये सभी को बचा करके रख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए बहुत कठिन परिस्थिति पैदा करेंगे। क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 75 विधायक थे, वो लोकसभा में मात्र 28 से 35 के बीच में सीटों पे लीड कर पाई है। चर्चा में चल रही थी कि हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जो हैं वो भी उसी तरह के आंदोलन के फिराक में है, लेकिन उन सब से उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग है, मिलती नहीं। खैर कुछ हद तक अगर देखा जाए तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के शुरुआती के क्षण में उनके 2014 के समय में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनकी बातें चर्चाएं चली थी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह सुबह आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चर्चा हम पिछले कई दिनों से लगातार कर रहे हैं, और जिस प्रकार की सियासत, जिस प्रकार की बयानबाजी और जिस प्रकार के मैनेजमेंट किए जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, बिहार की राजनीति में खासकर, वो सब कुछ बयां कर देते हैं। हालांकि नीतीश कुमार की चुप्पी और नीतीश कुमार पर जो ऑफर दिया गया लालू प्रसाद यादव की तरफ से, उस ऑफर पर भी कई तरह की बात हुई। मीडिया घरानों में नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर लगातार ये बात कहे जा रहे थे कि नीतीश कुमार नाराज है। दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से पटना आते हैं, और उस दरमियान भी जब वो चुप रहे तब पूरी तरह से दिल्ली से लेकर पटना तक के तमाम मीडिया घरानों ने एक ही बात चलाई कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से किसी मुद्दों पर नाराज हैं। हालांकि वो मुद्दा क्या है, अमित शाह का बयान है, विजय कुमार सिन्हा का बयान है, या फिर कुछ और है, हमारे संवादक ने भी आपको डिकोड करके कई चीजों को बताया है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिनों के दरमियान जो बयान दिए हैं, उससे इन तमाम सियासी अटकलों पर कहीं ना कहीं विराम तो जरूर लग गया। लेकिन एक नया विवाद बिहार से लेकर पटना तक दिखने लगा है। हमारे संवादक ने भी आपको कल पंचनामा में यही चीजें बताई हैं। किस प्रकार जो 11 सांसदों की बात की जा रही है, 11 से 12 सांसदों की बात की जा रही है, वो नीतीश कुमार के 11 से 12 सांसद भारतीय जनता पार्टी के फेरे में पड़ गए हैं, जाल में फंस गए हैं। क्या अमित शाह ने कोई बड़ा गेम कर दिया है? क्या इसी वजह से नीतीश कुमार की बोली बदली लग रही है, इसीलिए नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है? क्या सब बिहार की राजनीति में चल रहा है? और 15 तारीख के बाद यानी खरवास के बाद क्या कुछ फिर से बड़ा होने की आशंका है? बाबा को बुलाते हैं और सभी चीजों पर चर्चा करते हैं। आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, इस फॉर्मूला को भी डिकोड करके बताएंगे, और अमित शाह के जाल में कैसे नीतीश कुमार फंस गए यह भी बाबा से जानते हैं। आइए बाबा, पहले तो बाबा आपका सुबह सुबह बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर। बाबा, चर्चा गरम हम लेकर आए हैं हर रोज की भांति। आज फिर से हम दर्शकों के सामने बताने जा रहे हैं कि बिहार में कौन सी ऐसी बात है जिससे चर्चा गरम है, और जैसा कि टॉपिक में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, शाह का जाल। तो कौन सा ऐसा जाल बुन दिया है बाबा अमित शाह ने? सागर, हम जब ये करने के लिए आए हैं, चर्चा गरम है, तो उससे पहले हम फिर एक जगह से घूम करके आए हैं। जी, आप मेरे साथ थे। जी 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 बाबा। और जिसकी खूब चर्चा हो रही है। उस जगह पे जितने लोग हैं जो या तो उस आंदोलन का हिस्सा हैं, या फिर आंदोलन देखने गए हैं, या फिर आंदोलन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सभी लोग कहीं ना कहीं इस बात से आश्चर्यचकित है कि हो क्या रहा है। जब चूहा बिल में घुस गया तो लकीर पीटने से कोई फायदा तो है नहीं। बिल्कुल।
क्योंकि परीक्षा तो हो गई। अब बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए धरना प्रदर्शन करना, जबकि आपको याद होगा कि हमारे संपादक अक्सर कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं बिहार में जिन मुद्दों को आप छू सकते हैं, जिन मुद्दों पर आप सरकार को घेर सकते हैं, उन पर लोग नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये लगता है कि जैसे युवा जो 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25 साल के अंदर में है, उन युवाओं को अपने बस में किया जा सकता है, उनके द्वारा ही आंदोलन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ऐसे कई आंदोलन है, आपने देखा होगा जेपी आंदोलन, जो कि छात्र ही उसमें मेन टीम में थे। इसके बाद अन्ना आंदोलन आपने देखा होगा, उसमें भी लगभग वही बात थी। तो ये सभी चीजें कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बार बार ये बात चर्चा में चल रही थी कि हमारे यहाँ प्रशांत किशोर जो हैं वो भी उसी तरह के आंदोलन के फिराक में है, लेकिन उन सब से उनकी प्रकृति बिल्कुल अलग है, मिलती नहीं। खैर कुछ हद तक अगर देखा जाए तो जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को लेकर के शुरुआती के क्षण में उनके 2014 के समय में आपने देखा होगा कि जिस तरह से उनकी बातें चर्चाएं चली थी, उसी आधार पर प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। लेकिन हम उससे अलग हट करके एक बात करने के लिए आए हैं। 2025 का चुनाव आपको पता है कि उसकी रोज एक दिन करके घटता जा रहा है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है और उल्टी गिनती में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं फंस गए हैं। अच्छा, नीतीश कुमार इसलिए फंस गए हैं कि नीतीश कुमार पर एक बड़ी जिम्मेवारी है और ये बड़ी जिम्मेवारी उन्होंने खुद ही तय कर ली है। अच्छा, 225 का आंकड़ा देकर के कि 243 में 225 हम जैसे 400 का आंकड़ा मोदी जी हम जीतेंगे, ये आंकड़ा देकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार खुद को अपने जाल में फंसा लिए है। अब नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है कि अगर ये उनको अचीव करना है तो इसके लिए उनको करना क्या होगा। तो निश्चित रूप से आपको किसी बड़े गोल को अचीव करना होगा। जैसे भारतीय जनता पार्टी को 400 का आंकड़ा जो तय किया था, तो भारतीय जनता पार्टी 500 सीटों पर लड़ी भी थी, लगभग 500 सीटों पर लड़ी थी और उसके लिए बहुत मेहनत किया गया, फील्डिंग किया गया, नीतीश कुमार को बुलाया गया वापस। तो वो अपेक्षा कर सकती है, अगर आप अधिक सीटों पे लड़ रहे हैं तो कम सीटों का दावा कर सकते हैं कितने सीटों पे हम जीतेंगे। लेकिन अगर कम सीटों पे आप चुनाव लड़े और दावा करें कि हम अधिक सीटें जीतेंगे, तो ये टेक्निकली तो संभव नहीं है। तो फिर उसके पीछे क्या रणनीति है? तो उसके पीछे रणनीति है पूरा एनडीए गठबंधन को मिलाकर के नीतीश कुमार ने ये तय किया है कि 225 का आंकड़ा हम पार करेंगे। एक बार 200 से पार वो हो चुके हैं, इसलिए उनको लगता है कि माहौल बना है। लेकिन नीतीश कुमार शायद ये भूल गए हैं कि 2005 से लेकर के 2010 तक जिस तरह से नीतीश कुमार ने शासन किया था, जिस तरह से चीजों का बदला था और लोगों को यह एहसास हो गया था कि नीतीश कुमार रहेंगे तो अच्छा होगा, न्याय के साथ विकास वगैरह 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 जितनी भी बातें थी वो सब नजर आ रही थी। लोग सड़क पे निकलना शुरू कर चुके थे, पलायन रुक गया था। पलायन मैं इस सिलसिले में नहीं कर रहा हूँ नौकरी करने के लिए पलायन नहीं, मैं पलायन की बात कर रहा हूँ व्यवसायियों के पलायन का। पलायन रुक गया था, ये सभी चीजें नजर आई थी। लेकिन अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस परिस्थिति में एक चीज तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण है कि आने वाले 2025 के चुनाव में जिस तरह से धीरे धीरे करके 2020 से नीतीश कुमार का कद घटा है, मैं 2025-20 के चुनाव से पहले की बात नहीं कर रहा हूं, चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने अपने आप को बड़ा भाई साबित करने के लिए, आपको याद होगा कि क्या किया था, उन्होंने 122 सीट अपने जिम्मे रखी थी और 121 सीट दिया था भारतीय जनता पार्टी। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ा दाव था नीतीश कुमार का। लेकिन उसके बाद से नीतीश कुमार लगातार डिटोरिएट कर रहे हैं, नीचे 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 होते जा रहे हैं। तो अब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार जो दावा कर रहे हैं वो किस आधार पर कर रहे हैं? क्या उनको ये कॉन्फिडेंस है कि सीट शेयरिंग का समझौता वो खुद करेंगे? जो भी बात है, अगर वो ऐसा ओवरलैप करते भी हैं तो कौन उनकी बात मानेगा? हाँ, क्योंकि भाजपा तो पहले ही एनडीए गठबंधन में इस बात को लेकर के कानाफूसी शुरू हो चुकी है कि ये और ये मिल करके, ये का मतलब नरेंद्र मोदी, ये दोनों मिल करके कई बार कई फैसले कर लिए हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, हम कल ही कर रहे थे एमएलसी वाली बात कि इन लोगों से पूछा क्यों नहीं आप, ये है कि नहीं आपके गठबंधन में? ये भी तो सवाल है। दल इनको जी, लेकिन आप अपने घर में बताए तो कल ही उदाहरण दे रहे थे, छोटा छोटा फंक्शन भी करते हैं तो आप घर के हर सदस्य का ध्यान रखते हैं।
किसको फुल पैंट लेना है, किसको हाफ पैंट लेना है, किसको किस तरह का कपड़ा देना है, किससे क्या इच्छा है वो पूछा जाता है। लेकिन ये आप नहीं पूछ रहे हैं, बार बार आप फैसले ले रहे हैं दोनों मिल करके, और ये बार बार कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होनी चाहिए। लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। अब वो मौका आ गया है जब यहां से आपके पास 8 से 9 महीने समय है, और ये 8-9 महीनों में यदि आप तय नहीं कर पाते हैं कि हमको करना क्या है, तो फिर चुनाव में आप कैसे उतरिएगा? बिल्कुल। फिर उसी तरह से आपको उतरना होगा जैसे आप चुनाव की घोषणा होने से 2 महीना पहले आप अचानक से नीतीश कुमार को लाते हैं अपने खेमे में। नीतीश कुमार उस खेमे से उस खेमे में जाते हैं जिसका घाटा भी आपको सहना पड़ा जी। अगर नीतीश कुमार नहीं गए होते तो परिस्थितियां अलग होती। लेकिन नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाकर के नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एक ऐसा नेक्सस पैदा कर दिए, डर लोगों का खत्म कर दिए, जिसका असर आपको देखने को मिला, खास करके हिंदी पट्टी के क्षेत्रों में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक चर्चा जो आपने शुरू में कही है, और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार के लोगों पे, मैंने भी एक खबर किया था कि नीतीश कुमार के जो लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, वो नीतीश कुमार जब गए थे दिल्ली में, मैंने सबसे पहले खबर किया था, आपको याद होगा। हाँ, बताया था कि दिल्ली यात्रा एक्सटेंड होगी, कि नीतीश कुमार के 2 जो लेफ्ट एंड राइट है, वो तो नहीं थे। वो हम नहीं, चलिए हम मान लेते हैं कि नीतीश उनको नहीं चाहते थे कि उनके साथ रहे, ये भी हम मान लेते हैं कि वो दोनों उनसे नजर चुरा के भाग रहे थे। लेकिन बाकी के 10 कहाँ थे? अच्छा, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 सांसद न हैं, और 5 लोकसभा राज्यसभा में भी है। तो ये सब मिला करके ये कहाँ थे? 16-17 लोग आखिर थे कहाँ? क्योंकि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द कोई भी नहीं मिल रहा था। कोई फ्रेम में नहीं दिखा, कोई फ्रेम में नहीं दिखा। यानी कि कहीं ना कहीं सबके मन में कुछ ना कुछ बात है। मुझे याद आ रहा है कि जब 2022 में नीतीश कुमार पलट रहे थे, तो कई सांसदों को संशय की स्थिति थी कि आने वाले चुनाव में हमारा क्या होगा, हम कैसे चुनाव लड़ेंगे, हम जीतेंगे कि हारेंगे। और इसमें नीतीश कुमार को ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी को भी घाटा हुआ है, और कई सांसदों का कुर्बानी देना पड़ा है। 17 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी मात्र 12 यानी 5 उसके सांसद हारे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के भी 16 सीट पर वो लड़े, एक तो पहले ही कम हो गया, 16 उनका जीता हुआ था। 16 के जीते हुए थे, उसमें से आप 12 पर जीते, तो 4 तो आपके हारे ना। बिल्कुल। ये कहां से हारे, क्यों हारे? इसका अगर आकलन आप करने जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि सामंजस्य की कमी थी। अचानक से आना पड़ा और चीजें बहुत बदल गई। बिल्कुल, कही दिया था अपने समीक्षा बैठक में। इसके बाद अब आगे की रणनीति में, आप आगे की प्रक्रिया में अगर आप लौट के आते हैं, तो एक तरफ वो कि नीतीश कुमार के सांसद कहां थे, क्या नीतीश कुमार के सांसद इस बात से सशंकित हैं कि नीतीश कोई बड़ा फैसला ले लेंगे तो उनके साथ क्या होगा, या फिर उनकी महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हो गई हैं कि नीतीश कुमार के साथ रहकर के जो नहीं मिल रहा है वो अगर पाला बदल देते तो बहुत कुछ मिलेगा। विभाजन को राज कब मिला? जब उन्होंने पाला बदला। तो इस तरह की परिस्थितियां पैदा हो रही है। पंचनामा में संपादक नमन मिश्रा जी ने पूरा डिटेल्स में ये सारी बातें बताई। हम चाहेंगे कि पंचनामा में जाकर के वो वाला एपिसोड जरूर देखिएगा आप, जिसमें उन्होंने बताया है कि नीतीश कुमार के 10 जो सांसद हैं उस पर स्टिक लगा हुआ है। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता हैं, अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है, चुप्पी उन्होंने साध ली है ये कह करके कि हाँ बिहार में हम लोग चुनाव के बाद तय कर लेंगे कौन नेतृत्व करेगा। उसके बाद से वो चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन उनकी रणनीति जो है लगातार आ रही है बंद करके। बिहार आने से पहले उन्होंने एक चिट्ठी भेज दी है। अब उस चिट्ठी ने पूरा बवाल मचा दिया है। उस चिट्ठी में एक आदेश एक तरह से कहिए कि है, वो आदेश ये है कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर उन्होंने साफ कर दिया है कि जो हम करेंगे वो होगा। बाकी के लोगों को भी हमको देखना है, हम खाली नीतीश जी को क्यों देखेंगे? बिल्कुल, बाकी लोग भी हैं। और यही बात हम आकर के कहना चाह रहे थे। अब जो स्थिति बन गई है उसमें यदि आप हमारी शर्तों पर सीट शेयरिंग का मान जाते हैं, तब तो आपके जो 12 सांसद हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे और आप भी सुरक्षित रहिएगा। मुख्यमंत्री बनिए चाहे मत बनिए, लेकिन चुनाव तक आप सुरक्षित रहिएगा, आपका सीट कोई नहीं लेगा। और आंकड़ा जो फार्मूला है वो यही फार्मूला तय किया गया। अच्छा, इस विधानसभा 2025 के लिए। जी देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है, सबसे पहले हमारे चैनल पे जी। अब इसके पीछे का रणनीति क्या है कि आपको याद होगा कि जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो एक आंकड़ा आया था जिसकी चर्चा हमने भी खूब की थी
कि 40 लोकसभा में 12 सीटें जीतने वाली और सब मिलाकर के 30 सीट जीतने वाली जो एनडीए गठबंधन थी वो 177 विधानसभा सीटों पे आगे थी, यानी लीड ली हुई थी। बिल्कुल। उसमें से अगर उसको डिवाइड करके देखा जाए तो उसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 72 सीटों पर थी, भारतीय जनता पार्टी 68 सीटों पर थी, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीट पर जीतने वाली वो 29 सीटों पर थी। इसके बाद हिंदुस्तानी आवाम पार्टी 6 सीटों पे थी और 5 या 6 सीटों पर ही 4 सीटों पे या 5 सीटों पे लीड कर रहे थे आरएलएम, उपेंद्र कुशवाहा। ये सब मिलाकर के 177 सीट था और इस 177 सीट में 72, 68, 29, 5 और 4 ये सीटें घुमा फिरा करके 177 सीटें हो गई थी। अब इसमें से आप जोड़ लीजिए, इनको 77 सीटें दे दीजिए आप, ठीक है, तो 77 सीटें इनको दे दीजिएगा आप, माफ कीजिएगा 72 सीट इनको दे दीजिएगा, इनको 68 दे दीजिएगा, इनको 29 दे दीजिएगा, इनको 5 दे दीजिएगा, इनको 7 दे दीजिएगा। तो संख्या बल जो होता है उसमें लगभग जो 243 में से घटाइएगा तो 66 सीट बचता है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो 66 में से ही होना है ना। बाकी की तो ये लीड कर रहे हैं तो चलिए इनका सीट हो गया, इनका सीट हो गया। हाँ। लेकिन जो 74 अभी 80 सीट पर है भारतीय जनता पार्टी, क्या वो मानेगी कि हमारी जीती हुई सीटें आप छोड़ दीजिए? बिल्कुल नहीं मानेगी वो। एक आध सीट पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, लेकिन सभी सीटों पर तो नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं 68 सीट पर लीड करने वाली भारतीय जनता पार्टी को उससे 80 से ज्यादा सीटें चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान उसके विधायक हैं उसके अधिक। तो इस 66 सीटों में से 25 सीट और दे दीजिए, तो 25 सीट देने के बाद इनका 95 सीट हो जाता है। भाजपा का नहीं, जनता दल यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड का। यहाँ भी नीतीश कुमार लीड कर रहे हैं, बड़े भाई की भूमिका में भी आ गए, खुश भी हो जाइए। एक आध सीटों का इसमें देखिए, इसमें 5 सीटों का जो है हेर फेर हो सकता है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं। लेकिन कमोबेश अब यही फार्मूला जो है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अमित शाह ने ये फार्मूला तय कर दिया, सबको बता दिया है और इसी फार्मूले पर सीट शेयरिंग का समझौता होगा। दूसरी तरफ 68 सीट वाले को 25 सीट दे दीजिए तो इनकी भी संख्या 93 हो जाती है। 2-3 सीटों का आगे पीछे होगा, ज्यादा से ज्यादा तो यही हो सकता है। इसके बाद आप 29 सीट जीतने वाले का, 29 सीट तक लीड करने वाले का 5 सीट जो बचता है उसमें से जो बाकी 25 दूनी 50 सीट 16 सीट बच जाता है। 16 सीट में से 5 सीट इनको दे दीजिए, 5 सीट इनको दे दीजिए और 6 सीट इनको दे दीजिए। ये सब मिलाकर के 243 हो जाता है। यानी कि जो परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में ये पूरा का पूरा आंकड़ा स्ट्रक्चर बन करके रेडी है। ऐसी स्थिति में एक बात तो तय मान के चलिए कि अमित शाह के जाल में पूरी तरह से नीतीश कुमार उलझ गए हैं। अब नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि उनको करना क्या है। किसी भी हाल में उनको अपने 10 को सांसद को बचाने के लिए इस फॉर्मूले पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ये सब इस बार उनसे अलग नहीं हो। जितनी भी सीट मिले उसमें स्ट्राइक रेट हमारा सबसे बेहतर हो। और अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में होते हैं और ये सभी को बचा करके रख लेते हैं तो ऐसी स्थिति में महागठबंधन के लिए बहुत कठिन परिस्थिति पैदा करेंगे, क्योंकि महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी जो है राष्ट्रीय जनता दल, जिसके 75 विधायक थे, वो लोकसभा में मात्र 28 से 35 के बीच में सीटों पे लीड कर पाई है विधानसभा की, जिसको लेकर के आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव ने समीक्षा के बाद ये कहा भी था कि सबका क्लास होगा। जी। सबसे पूछताछ होगी, सबका क्लास लिया जाएगा, टिकट भी काटे जाएंगे। बिल्कुल। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर भी है, उसके माध्यम से भी 1 to 1 मिल रहे हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि नीतीश कुमार के लिए अगर एनडीए में रहना है तो इस फार्मूले पर उनको चलना होगा। अगर एनडीए में नहीं रहना है तो उनके लिए सर्वाइवल का दौर हो जाएगा। अपने सांसदों को बचाएंगे, सीट कितना लेंगे, अपनी कुर्सी बचाएंगे, या 2025 के चुनाव में उल्टे मुंह गिरेंगे। तो बाबा इसमें दिक्कत क्या है? 95 मान लीजिए कि 2-3 इधर उधर, तो बड़े भाई के भूमिका में तो तप्पर भी है, फिर दिक्कत इसमें क्या है? यहाँ सबसे बड़ी बात यह है ना कि इन आंकड़ों में जो उलट पुलट नजर आ रहा है और नीतीश कुमार को ये बात समझ में आ रही है कि अगर ये और ये
35 सीटें इनको मिल रहा है और इनको मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार यदि पिछड़ जाते हैं तो ये इनको माइनस करके ये मतलब ये सत्ता में आ सकते हैं, ये सब मिलकर सत्ता में आ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। नीतीश को इसी बात का डर है और इसीलिए नीतीश चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े, जिससे कि ये नेक्सस नहीं बन पाए। ये सबसे बड़ा खेल यहीं आकर अटक जाता है। 243 में 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए नीतीश कुमार को इतने सीटों पे लड़ना होगा, जो नीतीश कुमार की रणनीति है कि वो 122 के आसपास रहें। हाँ। या तो नीतीश कुमार 122 के आसपास रहें या उनका अपोजिट जो है महागठबंधन वो इतने सीट जीत करके आ जाए जितना से नीतीश कुमार डरा सके या फिर उस खेमे में जा सके। यही मेन फंडा है और अमित शाह ये बात समझ भी गए हैं, इसीलिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है कि नीतीश कुमार किसी भी परिस्थिति में भाजपा के जाल से यानी अमित शाह के जाल से बाहर नहीं निकल पाए। अच्छा, इसमें एक चीज और सवाल है बाबा कि एक बात हो रही है एनडीए में मुकेश सहनी की जी, तो अगर वो आते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये फॉर्मूला बदलेगा? इसमें कहां से किसका बदलेगा, क्या टूटेगा, कम होगा? देखिए सागर, हम कई दिनों से ये बात कर रहे हैं कि मुकेश सहनी जिस एंगल पे चलना शुरू कर चुके हैं, जिस तरह से उन्होंने अचानक से फ्लाई किया है, वो उनको मजबूत गठबंधन बनाने के या मजबूत गठबंधन में रखे जाने के लिए मजबूर कर रहा है। दोनों ही गठबंधन मुकेश सहनी को, चूंकि उनके वोट बैंक को लेकर के और उनका जो नया गठजोड़ हुआ है, आपने देखा होगा कि मिथिलांचल के क्षेत्र में उन्होंने संजीव मिश्रा को ज्वाइन कराया है। फिर आप देखिए कि भोजपुरी भाषा भाषी क्षेत्र में एक और ब्राह्मण को कराया है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है ना कि मल्लाह और ब्राह्मणों का जो नेक्सस बनेगा, खास करके जो मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी का क्षेत्र है, उसमें आप एक बात समझिएगा, कांग्रेस के राज में कभी आपने सुना होगा कि मुसलमान और ब्राह्मण मिलकर के कांग्रेस को जिताया करते थे। जितना संख्या में आप मुसलमान देखिएगा उतना ही संख्या में आप ब्राह्मण भी देखिएगा। हालांकि इधर कला देखिएगा कुछ वर्षों में, जैसे 30-35 वर्षों में मुसलमानों की संख्या बढ़ी है, इसलिए वो 18% या 16% हुए हैं। लेकिन इससे पहले ब्राह्मणों की और उनकी संख्या लगभग एक समान हुआ करती थी। सवर्णों में कुछ वर्ग भी और भी है। तो ब्राह्मण और मुसलमान का जो एक गठजोड़ था, एक नेक्सस था, वो नेक्सस कांग्रेस ने पकड़ के रखा था, चाहे वो इंदिरा गांधी का काल हो, राजीव गांधी का काल हो या फिर नेहरू का काल हो। ऐसी स्थिति में ये गठबंधन जो है मजबूत हुआ करता था और जीत की गारंटी माना जाता था। आपने देखा भी होगा आप कालांतर में कि जो मिथिलांचल के लोग हैं वो सरकारी सेवाओं में ज्यादा आपको मिलेंगे। अभी भी पुराने जो कर्मचारी मिलेंगे वो आपको मिलेंगे। इसका सीधा मतलब था कि मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा था और इसी को लेकर के जो मुकेश सहनी ने बनाया है गठबंधन, उस गठबंधन को दोनों ही खेमे में बराबर बराबर मान सम्मान मिल रहा है। अब देखना ये होगा कि इधर तो पहले ही मारामारी चल रही है, अब इसमें से कौन माइनस होता है कौन प्लस होता है, उसके बाद ही उनकी जगह बनती है, वरना इनके साथ तो वो है। चलिए, तो आज के चर्चा गरम में इतना है। बाबा ने आपको क्लियर कट ये फॉर्मूला देकर बता दिया। 95, 91, 95 जेडीयू, 91 बीजेपी, 35 लोजपा आर 93 और 11 जीतन राम मांझी और 11 आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा। तो ये फॉर्मूला जो अमित शाह जिस फॉर्मूले को यहां पर भेज चुके हैं बिहार की सियासत में, अब कल से आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले पर पूरी तरह से, कल से क्या आज से ही इसी फॉर्मूले पर चर्चा चलेगी और एनडीए जो चुनाव लड़ने वाला है 2025 में, अगर ये फॉर्मूला बनता है और ये फॉर्मूले पर अगर सब कुछ ठीक रहता है तो चुनाव लड़ेगी, अन्यथा नीतीश कुमार ने चुप्पी तो तोड़ ही दी है। क्या कुछ होगा हमारी नजरें बनी हुई है, हम हर खबर आपको दिखाते रहेंगे। सबसे पहले देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने
इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681